भारत की नदियों की बात करें तो ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो देश की जीवन रेखाएं हैं। और जानते हैं, हर नदी का अपना एक अलग ही अंदाज है, एक अलग पहचान है। आज हम भारत की नदियों की इसी दोहरी पहचान को समझने वाले हैं। एक तरफ है हिमालय की विशाल नदियां और दूसरी तरफ हैं हमारी पुरानी प्रायद्वीपीय नदियां। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इन दो नदी सिस्टम्स के बीच एक बहुत ही बुनियादी फर्क से। देखिए, एक तरफ तो हैं हिमालय से निकलने वाली जबरदस्त ताकतवर नदियां जो ग्लेशियर से पैदा होती हैं और इसीलिए साल भर बहती हैं। और दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीपीय पठार की काफ़ी पुरानी नदियां जो आप कह सकते हैं कि मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। उनकी घाटियों का आकार, वो अपने साथ जो मिट्टी लाती हैं, सब कुछ बिल्कुल अलग है। यही वो दो पहलू हैं जिन्हें हम आज समझने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों की। सोचिए, ये नदियां कितनी युवा और ऊर्जा से भरी होंगी जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों से अपना सफर शुरू करती हैं। अच्छा, एक सवाल आता है कि इन नदियों को बारहमासी या पेरिनियल क्यों कहते हैं? मतलब ये साल भर कैसे बहती हैं? तो इसका राज छिपा है इनके पानी के दोहरे सोर्स में। देखिए, गर्मियों में तो हिमालय के ग्लेशियर पिघलते हैं, उससे पानी मिलता है। और फिर जब मॉनसून आता है तो बारिश से भी इन्हें भरपूर पानी मिल जाता है। बस यही वजह है कि ये नदियां साल के 365 दिन ताकतवर और जिंदा दिल बनी रहती हैं। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पश्चिम से, सिंधु नदी सिस्टम के साथ। जरा सोचिए, ये नदी तिब्बत की ऊंचाइयों पर मानसरोवर झील के पास से अपना लंबा सफर शुरू करती है और फिर भारत में लद्दाख और ज़ंस्कार की उन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। और इसकी जो 5 सबसे खास सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सब मिलकर इस पूरे इलाके को जिंदगी देती हैं। अब आते हैं गंगा पर, जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भारत का सबसे बड़ा, सबसे उपजाऊ मैदान बनाती है। और जब इसमें यमुना और सोन जैसी बड़ी बड़ी सहायक नदियां आकर मिलती हैं तो ये और भी विशाल हो जाती है, जो सचमुच करोड़ों लोगों का पालन पोषण करती है। और हिमालय की तीसरी बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। इसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। देखिए, ये तिब्बत में चेमाएंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसका नाम है त्सांगपो, यानी पवित्र करने वाली। फिर ये एक बहुत गहरी घाटी बनाकर अरुणाचल प्रदेश से भारत में दाखिल होती है, जहां लोग इसे दिहांग या सियांग के नाम से जानते हैं। और असम के मैदानों में आकर यही नदी ब्रह्मपुत्र बन जाती है। एक नदी, कितने नाम! तो ये तो थी हिमालय की नदियां। अब रुक करते हैं हमारे दूसरे सिस्टम की तरफ, प्राचीन प्रायद्वीपीय नदियां। और ये हिमालय की नदियों से बिल्कुल अलग हैं। पहली बात तो ये कि बहुत पुरानी हैं, कह सकते हैं कि ज़्यादा मैच्योर हैं। और इनका जो बहाव है ना, वो पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर टिकला है, इसीलिए ये अक्सर मौसमी होती हैं। अब प्रायद्वीपीय नदियों में भी एक बड़ा ही दिलचस्प बंटवारा है। कुछ नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं, जहां ये बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। वहीं कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन वो डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरीज बनाती हैं, मतलब ज्वारनमुख। और इनके पश्चिम की ओर बहने की एक खास वजह है, ये भ्रंज घाटियों यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। अगर हम पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की बात करें तो महानदी, कृष्णा और कावेरी सबसे अहम है। ये सभी अपने मुहाने पर बहुत बड़े और खेती के लिए फायदेमंद डेल्टा बनाती हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी है वो है गोदावरी। इसका आकार और महत्व इतना ज्यादा है कि इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को देखते हैं तो 2 नाम सबसे पहले आते हैं, नर्मदा और तापी। इनमें से नर्मदा पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये दोनों नदियां विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच की दरारों यानी भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। यही वजह है जो इनके बहाव की दिशा तय करती है। अच्छा, नदियां सिर्फ पानी ही नहीं बहाती, वो जमीन पर अलग अलग तरह के डिजाइन्स या पैटर्न्स भी बनाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। और ये पैटर्न बड़े काम के होते हैं। ये हमें उस जगह की जमीन के नीचे की चट्टानों और उसकी बनावट के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। इनमें जो सबसे आम पैटर्न है वो है डेंड्रेटिक पैटर्न, जिसे हम वृक्षाकार पैटर्न भी कहते हैं। अब नाम से ही साफ है, ये बिल्कुल एक पेड़ और उसकी टहनियों जैसा दिखता है।
इसमें जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं वो मुख्य नदी से किसी भी एंगल पर आके मिल जाती हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं जैसा ही दिख रहा है ना? हमारे उत्तर भारत के मैदानों में बहने वाली नदियां जैसे कि गंगा इसी पैटर्न का एक क्लासिक उदाहरण है। अगला पैटर्न है रेडियल या अरेय पैटर्न। इसे समझना तो और भी आसान है। बस इतना सोचिए कि एक ऊंचा पहाड़ या कोई चोटी है और नदियां वहां से निकलकर चारों दिशाओं में बह रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे साइकिल के पहिए की तीलियां होती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमरकंटक का पठार। यहीं से नर्मदा, सोन और महानदी जैसी नदियां निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में बह जाती हैं, जो इस रेडियल पैटर्न को एकदम साफ साफ दिखाती हैं। अब आता है ट्रेलिस पैटर्न यानी जालीनुमा पैटर्न। इसमें क्या होता है कि जो सहायक नदियां हैं वो मुख्य नदी से लगभग 90 डिग्री के एंगल पर यानी समकोण पर आकर मिलती हैं। इससे एक जाली या ग्रिड जैसा डिजाइन बन जाता है। ये पैटर्न ज्यादातर उन इलाकों में देखने को मिलता है जहां सख्त और नरम चट्टानें एक दूसरे के समानांतर फैली होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही व्यवस्थित ग्रिड जैसा पैटर्न बना रहा है। भारत में छोटा नागपुर पठार के इलाके में ये पैटर्न काफी साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो हमने इन दो अलग अलग नदी सिस्टम्स और उनके पैटर्न्स को समझा, लेकिन भूगोल से भी बढ़कर ये नदियां असल में हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं, हमारी लाइफलाइन हैं। और ये बात इस नक्शे से बिल्कुल साफ हो जाती है। यही नदियां हैं जो उपजाऊ मैदान बनाती हैं, करोड़ों लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी देती हैं और सदियों से व्यापार और संस्कृति के रास्ते खोलती आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे देश को आपस में जोड़ता है। एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। जैसा कि कहा गया है, किसी भी नदी का रास्ता बस यूं ही नहीं बन जाता। ये उस जगह के लाखों सालों के भूवैज्ञानिक इतिहास, वहां की चट्टानों की बनावट और ढलान की पूरी कहानी बयां करता है। नदी का हर मोड़, हर घाटी, सबका एक मतलब है। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए। जिस तरह से हमारी पानी की ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं, हम भविष्य के लिए अपनी इन दो अलग अलग तरह की नदी प्रणालियों को कैसे सहेज कर रख सकते हैं? एक तरफ वो नदियाँ जो साल भर बहती हैं और दूसरी तरफ वो जो मौसम पर निर्भर हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके बारे में हम सभी को मिलकर सोचना होगा।